आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जो सच कहूं तो दिमाग की बत्ती जला देती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। किताब का नाम है एकोज ऑफ विजडम, अ डाइवर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज। और ये भारतीय विरासत की अलग अलग धाराओं को, विज्ञान, राजनीति, संगीत, सिनेमा, सबको एक जगह ले आती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा नहीं रही है। ये पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक एक पुल बनाने की कोशिश करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस कमाल के काम के पीछे जो टीम है, उन्हें श्रेय देना तो बनता है। जी जरूर। इसे एडिट किया है एक शानदार टीम ने। प्रधान संपादक है प्रोफेसर डॉक्टर किरण सिंह और उनके साथ सह संपादक हैं प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी और प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रकाश। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस किताब की गहराइयों में उतरें और देखें कि ये हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया के लिए कैसे प्रासंगिक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान और परंपरा को जोड़ने वाली बात करते हैं। किताब में कोई ऐसा उदाहरण था जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया हो? एक नहीं, कई थे, लेकिन जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया वो था पौधों और संगीत का रिश्ता। अच्छा। हम सब ने सुना तो है कि पौधों को संगीत सुनाओ तो वो अच्छे से बढ़ते हैं, पर यह किताब उसे सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात से आगे ले जाती है, उसे विज्ञान से जोड़ती है। हाँ, मैंने भी ये सुना है, लेकिन हमेशा इसे एक तरह की पोएटिक बात ही समझा। क्या किताब में इसके पीछे का कोई ठोस विज्ञान है? बिल्कुल है। डॉक्टर सर्वजीत सिंह का एक लेख है इसमें। वो इसे नाद ब्रह्म की वैदिक अवधारणा से जोड़ते हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि या वाइब्रेशन है। और मॉडर्न साइंस की भाषा में इसे कहते हैं प्लांट बायो एक्यूस्टिक्स। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ओके, किताब में डॉक्टर टीसी सिंह के एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है। उन्होंने दिखाया कि जिन बालसम पौधों को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया, तो उनमें क्या फर्क आया? उनमें बायोमास की ग्रोथ 72% तक बढ़ गई। 72%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम भविष्य में खेतों में स्पीकर लगाकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये तो सोनिक फर्टिलाइजर जैसा कुछ हो गया। हाँ हाँ, सोनिक फर्टिलाइजर, ये अच्छा टर्म है। और ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की भी है। अच्छा। प्रयोगों में ये भी पाया गया कि जिन फसलों को राग सिंधु भैरवी सुनाया गया, उनमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ गई। क्या बात है! मतलब संगीत सिर्फ हमारे मन को नहीं, पौधों के शरीर को भी पोषण दे रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर संगीत का असर पौधों पर इतना गहरा हो सकता है, तो इंसानी दिमाग पर तो और भी ज्यादा होता होगा। इस पर भी बात करती है किताब। हाँ, और यहाँ ये और भी गहरा हो जाता है। डॉक्टर वाचस्पति दुबे का विश्लेषण बताता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारे दिमाग को कैसे बदलता है। ये रस सिद्धांत को मॉडर्न न्यूरोसाइंस से जोड़ता है। ईईजी और एफएमआरआई जैसी टेक्निक्स का यूज करके ये देखा गया है कि राग दरबारी जैसे राग हमारे मस्तिष्क में माइक्रोस्टेट्स को स्थिर करते हैं। माइक्रोस्टेट्स, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में यूं समझिए कि ये हमारे दिमाग की वो अवस्थाएं हैं जो ध्यान और कॉग्निटिव कंट्रोल से जुड़ी हैं। ओके। जब ये स्थिर होती हैं तो हमारा दिमाग शांत, फोकस्ड और कम भटकावा महसूस करता है। मैंने खुद भी महसूस किया है, जब बहुत तनाव हो तो 10 मिनट राग दरबारी सुनने से काफी फर्क पड़ता है। रुकिए, इसमें ओम की जाप का भी जिक्र है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। किताब में इसके पीछे का न्यूरो साइंस बताया गया है और वो कमाल का है। बताइए। लेख में बताया गया है कि ओम का जाप हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत करता है जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। अच्छा। इसे एक तरह की डीलिम्बिक थेरेपी कहा गया है। मतलब हजारों साल पुरानी ध्यान की तकनीक का एक न्यूरोसाइंटिफिक सबूत। ये वैज्ञानिक कनेक्शन तो कमाल का है, लेकिन क्या ये सिर्फ संगीत और ध्यान तक ही सीमित है या और भी कुछ है? नहीं नहीं, किताब दिखाती है कि ये सोच, शासन और पर्यावरण तक भी जाती है। डॉक्टर आलोक रंजन का एक लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र। हाँ, हम अर्थशास्त्र को राजनीति और अर्थव्यवस्था की किताब मानते हैं, लेकिन कौटिल्य ने 2000 साल पहले ही सस्टेनेबल गवर्नेंस की नींव रख दी थी। लेकिन क्या ये वाकई आज के पर्यावरण संरक्षण जैसा था, या फिर ये सिर्फ राजा के लिए संसाधनों को बचाने का एक तरीका था? किताब इस पर क्या कहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब बताती है कि यह सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच थी। अच्छा। कौटिल्य ने वन, जल संसाधन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वनपाल और उदकपाल जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की बात की। अरे वाह!
तो ये आज की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज की तरह थे। हाँ बिल्कुल। उनका काम सिर्फ संसाधनों का दोहन नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, क्योंकि वो जानते थे कि राज्य की समृद्धि सीधे तौर पर पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ी है। तो ये ज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं था, ये सीधे सत्ता के गलियारों में था। किताब में स्वर और सत्ता का जिक्र है, यानी संगीत और शक्ति। ये क्या रिश्ता है? ये एक बहुत गहरा रिश्ता है जिसे डॉक्टर अजय कुमार का लेख बताता है। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठानों में संगीत का इस्तेमाल सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं होता था। तो फिर वो राजा की शक्ति और संप्रभुता की घोषणा थी, एक तरह का सोनिक डिक्लेरेशन ऑफ पावर था। और मुगल दरबार में तानसेन का संगीत? किताब बताती है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि अकबर की सत्ता का प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, संगीत के जरिए सत्ता को स्थापित और प्रदर्शित किया जा रहा था। और ये परंपरा सिर्फ शासन तक सीमित नहीं थी। प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी का लेख बताता है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि कूटनीति और राजधर्म का एक मैनुअल भी है। ये मेरे लिए नया है। हम रामायण को हमेशा भक्ति और धर्म की कहानी के तौर पर देखते हैं, लेकिन कूटनीति? हाँ, किताब में हनुमान और अंगद को कुशल राजनयिक के रूप में दिखाया गया है। वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अच्छा। वे दुश्मन के खेमे में जाकर साम, दाम, दंड, भेद की नीतियों का बहुत कुशलता से उपयोग करते हैं। संवाद, प्रलोभन, सजा का डर और फूट डालना, ये सब आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। और राजधर्म की अवधारणा? हाँ, राजधर्म शासक को असीमित शक्ति नहीं देता, बल्कि नैतिक और उत्तरदायी शासन का एक मॉडल देता है। तो ये परंपरा आज के दौर में कैसे दिखती है? सिनेमा में। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प तनाव देखने को मिलता है। ईश्वरी गुरुनाथ तलवार का लेख इसी पर बात करता है। जहां राजा हरिश्चंद्र या राम राज्य जैसी पुरानी फिल्में सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने का काम करती थी, वहीं आदि पुरुष जैसी आज की फिल्में हमारी पवित्र कथाओं के चित्रण पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ देती हैं। और इस बहस का सीधा असर युवाओं की सांस्कृतिक पहचान पर पड़ता है ना? वे अपनी विरासत को कैसे देखते हैं, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उसे कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल। सिनेमा यहाँ एक दुधारी तलवार बन जाता है। ये परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचा भी सकता है और उसे लेकर कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है। इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच किताब एक ऐसे समूह पर भी ध्यान देती है जिसे अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, महिलाएं, खासकर पूर्वोत्तर भारत की। और ये इस किताब का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर अनीता शर्मा अपने लेख में महिलाओं को भारतीय ज्ञान प्रणालियों यानी IKS की मूल वास्तुकार और अथक संरक्षक कहती हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली बयान है। IKS, इसका मतलब क्या है? IKS का मतलब है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, मतलब भारत का वो पारंपरिक ज्ञान जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे आयुर्वेद, योग? हाँ, आयुर्वेद, योग, खेती के पारंपरिक तरीके, बुनाई, हस्तशिल्प। और लेख बताता है कि इस ज्ञान की मशाल को असल में महिलाओं ने ही जलाए रखा है। कैसे? कुछ उदाहरण हैं किताब में। बहुत ठोस उदाहरण है। जैसे मेघालय के गारो समुदाय में महिलाएं अचिक मेडिसिन की ज्ञाता हैं, जिन्हें ओझा कहा जाता है। वे स्थानीय जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं, जिनका ज्ञान उन्हें अपनी माँ और नानियों से मिला है। इसी तरह असम में डिमासा समुदाय की महिलाएं चावल और मक्के के उन देसी बीजों को बचाकर रखती हैं जो शायद बड़ी बड़ी कृषि कंपनियों की दुनिया में कब के खो गए होते। तो वे सिर्फ ज्ञान की ही नहीं, बल्कि हमारी बायोडाइवर्सिटी की भी संरक्षक हैं। बिल्कुल। और उनकी भूमिका सिर्फ ज्ञान सहेजने तक सीमित नहीं है, वे सामाजिक सुधार के भी लीडर हैं। किताब में बीरूबाला राभा जैसी महिला कार्यकर्ताओं का जिक्र है, जिन्होंने असम में डायन प्रथा जैसी क्रूर कुरीति के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाया। अरे वाह! और नागा मद्रास एसोसिएशन और मणिपुर के मीरा पैबिस जैसे महिला संगठन जो दशकों से मानवाधिकारों और शांति के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए सब कुछ आसान है? आधुनिकीकरण का उन पे क्या असर पड़ रहा है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। लेख ये भी मानता है कि आधुनिकीकरण और कुछ पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे उनके पारंपरिक ज्ञान के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पारंपरिक भारतीय ज्ञान को शामिल करने पर जोर दिया गया है और डिजिटल दस्तावेजीकरण जैसी पहलें इस ज्ञान को बचाने और इन महिला ज्ञान धारकों को सशक्त बनाने के नए अवसर पैदा कर रही हैं। बीच संतुलन खोजने में ही है। और इस संतुलन को साधने में महिलाओं की भूमिका वो सेंट्रल होगी। ज्ञान का ये अद्भुत संगम किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसे 26 अलग अलग विद्वानों ने मिलकर रचा है। जी।
ये किताब उनकी सामूहिक मेहनत का नतीजा है और ये जरूरी है कि हम उनके योगदान का सम्मान करें। इसलिए हम उन सभी 26 विद्वानों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इकोस ऑफ विजडम को संभव बनाया है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अकादमिक दुनिया में अक्सर ये सामूहिक प्रयास ही होता है जो इस तरह के गहरे काम को जन्म देता है। तो ये वो नाम है: डॉक्टर अनीता शर्मा, बालुका बेला प्रमाणिक, डॉक्टर रामशंकर, ईश्वरी गुरुनाथ तलवार, ईशान घोष, जिज्ञासा काकड़े, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रकाश, डॉक्टर मेघना सिंह, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर सोनम चौधरी, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर कंचनमाला यादव, डॉक्टर वाचस्पति दुबे, डॉक्टर सर्वजीत सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर आलोक रंजन, प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी, डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर नीता दिसावल, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर शिल्पी चौबे, डॉक्टर शिवानी शुक्ला, डॉक्टर सुमिता बनर्जी, डॉक्टर वेणु वनीता और कुमारी शीला। इन सभी विद्वानों के विविध दृष्टिकोणों ने ही इस किताब को इतनी गहराई और एक विस्तार दिया है। सही कहा, हर अध्याय एक नई खिड़की खोलता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक बात लेके जानी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि भारतीय विरासत किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये कोई स्थिर अतीत नहीं है, बल्कि एक जीवंत और लगातार विकसित होती परंपरा है। एक नदी की तरह जो बहती रहती है और अपने साथ नई चीजों को जोड़ती रहती है। बहुत अच्छी बात कही। यह किताब प्राचीन ज्ञान को केवल दोहराती नहीं, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान, राजनीति और सामाजिक चुनौतियों के आईने में रखकर देखती है। यह दिखाती है कि कैसे हजारों साल पुराने विचार, चाहे वो कौटिल्य का पर्यावरण प्रबंधन हो, रामायण की कूटनीति हो या संगीत का चिकित्सीय उपयोग, आज भी हमारी दुनिया को समझने और बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये हमारी विरासत को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए एक टूल किट बनाती है। बिल्कुल, परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई जरूरी टकराव नहीं है, वे एक दूसरे को और भी समृद्ध बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। हमने बात की कि कैसे संगीत पौधों की